सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ, उस एनसीईआरटी सीरीज में आज हम लोग कक्षा 7 के हिस्ट्री में अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में जो टॉपिक दिया गया है, राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है, जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे डेली क्विज होता है, आप लोग वहाँ क्विज में ज़रूर जुड़ें। ठीक है, चलिए कक्षा शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में जो दिया गया, उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट देखिए। ये मानचित्र में जो दिखाया गया है, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो भी राजवंश थे, उनके बारे में दिखाया गया, किसका शासन कहाँ पे था। देखिए, इस अध्याय में जो हम लोग अभी खास करके पढ़ेंगे, कन्नौज। यहाँ देखिए, कन्नौज पे जो है राष्ट्रकूट, गुर्जर परिहार, पाल वंश सभी जो है इसी को कब्जा करने में लगे हुए थे। इनके बारे में विशेष पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है तो मैं दिखा रहा हूँ। चौहान, गुर्जर परिहार देख रहे हैं, पाल वंश जो कि बिहार और नेपाल में थे, ये भी यहाँ से कन्नौज पे करना चाह रहे थे। गुर्जर भी यहाँ से करना चाह रहे थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, इस मानचित्र में जो दिया गया, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान, जिसको बाद में चौहान कहा जाएगा। स्थान का निर्धारण कीजिए। जो ये नहीं है, ये आप लोग से पूछ रहे हैं कि किस स्थान पे किनका शासनकाल था। नए राजवंशों का उदय, इसके बारे में देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी 7वीं सदी जो है आते आते क्या हो गया था, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। देखिए, यहाँ सामंत किसे कहते हैं, मान के चलिए, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट थोड़ा मान के चलिए, ये है, ये राजा है, कोई बड़ा राजा है, यहाँ भी है, छोटे हैं जो कि ये अपना चला रहे हैं, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं। ये 1 मिनट, ये जो है इन पे कब्जा कर लिया, इन पे भी कब्जा कर लिया, इन पे भी कब्जा कर लिया, इन पे भी कब्जा कर लिया। कब्जा किया सिर्फ, लेकिन क्या बोल रहा है, वहाँ का राजपाट तुम ही चलाओ, वहाँ का जो भी इनकम जैसे भी है सारा काम तुम ही करो, लेकिन वहाँ का मालिक कौन हो जाएगा, यानी केंद्र कौन हो गया, तो इस बीच वाला बड़ा जो राजा है वो हो गया। तो ये क्या हो गए, इनके सामंत हो गए। ठीक है, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। इनसे उम्मीद ये भी की जाती है कि ये राजा और स्वामी के लिए उपहार ले जाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, मंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। ये लोग जो थे सामंत लोग क्या करते थे, इनके पास जब अधिक संपत्ति या सत्ता या संपदा हासिल हो जाते थे, तो ये खुद को क्या कहते थे, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी खुद को घोषित कर देते थे। इसमें बहुत सारे चोल वंशों के बारे में पढ़ेंगे आगे, चंदेल के बारे में। तो कई बार ऐसा मौका आया कि
सामंत जो है धीरे धीरे राजा के इलाके पे कब्जा कर दिया, ये बड़ा बन गया, ऐसा हुआ है। ठीक है। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मतलब जो स्वामी थे, जो इन पे अपना शासन चलाते थे, उनसे क्या करते थे, स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के, नेक्स्ट देखेंगे, वेट, नेक्स्ट चालुक्यों के, एक मिनट, उदाहरण के रूप में जो दिया गया है, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था अभी, तो उदाहरण में दिया गया दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वो कहाँ थे, कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीनस्थ थे। सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने, देखिए नाम याद रखिएगा, एक राष्ट्रकूट के जो प्रधान थे, कौन थे, दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब बोल दिया कि हम आपके अधीन में नहीं रहेंगे, ये खुद का अपना शासन जाएगा। उसे हराया और, अच्छा, इनकार ही नहीं किया, सिर्फ देखिए हराया और हिरण गर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान एक तरह से हम लोग कह सकते हैं यज्ञ के रूप में किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशलों का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मन और गुज्जर परिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार क्या थे, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक, राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी ये लोग थे ब्राह्मण, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया, और कहाँ पे ये लोग कहाँ थे, क्रमशः दिया गया कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक अपना राज्य क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। अच्छा, एक यहाँ पे जो चित्र दिया गया था, एक मिनट देख लीजिए आप लोग, ये एलोरा की गुफा का चित्र है, आप लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ एलोरा गुफा में जो चित्र बनाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ भी है एलोरा की गुफा का चित्र 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रकाल की कृति है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तनीय, 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। सब लोग अलग अलग उपाधियां जो है धारण करने लगा। जो बड़ा बड़ा राजा हुआ था वो लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारियों तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। देखिए होता ये था, जो सामंत लोग थे उनको मान लीजिए राजा जो है यहाँ की जिम्मेदारी दे दी कि आप यहाँ का मैं संभालो, यहाँ का राजपाट आप संभालो, यहाँ का आप संभालो, क्योंकि एक जगह एक ही राजा सब जगह पूरे देश का, मान लीजिए एक दिल्ली में बैठा हुआ है, क्या केरल में अपना संभाल सकता है, अपना जनता को देख सकता है, वहाँ की सारी इनकम को एकत्रित कर सकता है, वहाँ की जनता की शिकायत को सुन सकता है, नहीं सुन सकता। तो वहाँ पे क्या करते थे ये लोग, अपने अपने आदमियों को या अपने कोई सगे या विश्वासी आदमियों को वहाँ का राजपाट संभालने के लिए देते थे, और वहाँ से जो भी इनकम होता था ये लोग यहाँ एक तरह से मान के चलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में होता था। तो कभी कभी क्या होता था, ये राष्ट्र में जो बैठा हुआ था ये क्या करता था, जब हम यहाँ सब कुछ संभाल रहे हैं तो क्यों ना हम ही
मेरे मन से, या जहाँ मेरा मन होगा यहाँ सड़क बनवाएंगे, यहाँ तालाब खनवाएंगे, और ये करेंगे, यहाँ का जो भी इनकम होगा हम रखेंगे, वहाँ क्यों दें। तो ऐसे करते थे और घोषणा कर देते थे कि यहाँ का हम सब कुछ हम ही संभालेंगे। सामंत लोग जो है इसी तरह एरिया अपना धीरे धीरे क्या करते थे, यहाँ से फिर बढ़ाया, इतना बढ़ाया, फिर इस पे कब्जा कर लेना, फिर इस पे कब्जा कर लेना। कई कई उदाहरण भी है, सामंत ने धीरे धीरे बड़े साम्राज्य में इस राज्य को परिवर्तित कर देता था। ठीक है, नेक्स्ट। 1 मिनट। देखिए यहाँ पे दिया गया, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। जो भी अपना वो हिस्सा जो होता था, उससे एक हिस्सा क्या करता था, त्याग करने के लिए कहा जाता था, या त्याग कीजिए मनाया जाता था, या तो बाध्य है, आपको करना ही पड़ेगा। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जो प्राप्त करता था लगान, वो क्या माना जाता था, भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, व्यापारियों से भी लिया जाता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश, इनके बारे में देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए एक एक लाइन को अगर पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जो भी इम्पोर्टेंट सब बिंदु दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, मैं सब सारे कवर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ता जाऊँगा, जो है कि आप लोग इस कुछ कुछ बातें को आप लोग देखते जाएंगे। ठीक है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था या वित्तीय आधार बनते थे। देखिए मैं एक बार फिर बता देना चाह रहा हूँ, वहाँ टेलीग्राम पे आप लोग ज़रूर जुड़ें। वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल होता होगा या जो भी पीडीएफ होता है, मैं सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ, तो आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों में प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। कहने का मतलब वंशानुगत जो होता था, राजवंशी का जो काम होता था, या मेरे जैसे पिताजी कर रहे हैं तो उसके लड़के करेंगे, फिर उनके लड़के करेंगे, उनके लड़के, ऐसे ही वंशानुगत होता था। या परिवार के जो कोई सगे संबंधी होते होंगे वो भी राजस्व वसूली का काम करते, निकट संबंधी जो भी होते थे। ठीक है, परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ के बारे में मैं बताया था, जिसमें राजा की प्रशंसा लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, प्रशस्तियाँ कहते हैं। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। सही बात है, जो लोग प्रशस्तियाँ लिखते होंगे, जिसके दरबार में कभी लोग, जिस राजा के दरबार में रहेंगे, क्या उसके बारे में कभी गलत लिखेंगे? जैस बात है कि कभी भी गलत नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनको रहना है, उन्हीं राजा के पास रखना क्या जरूरी है उनके बारे में गलत लिखेगा? तो हो सकता है परिस्थितियाँ कई बार उनके उस बारे में सत्य नहीं हो, कहने का मतलब परिस्थितियों में गलत लिखा गया हो। तो वही यहाँ दिया गया है, परिस्थितियों में ऐसे भी ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रचाई गई अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियाँ, जो भी बॉक्स में दिया गया आप लोग इसे ध्यान देंगे। देखिए कक्षा 6 में हम लोग समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ के बारे में पढ़े थे, वो भी यहाँ दिया गया है, आप लोग यहाँ से देखेंगे। और इस कक्षा 7 में जो दिया गया है, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में
किसके प्रशस्ति है? देखिए, ग्वालियर में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कर्मों का वर्णन इस प्रकार किया गया, जो कि नीचे दिया गया है। किसकी प्रशस्तियों के बारे में दिया गया है? किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। किसके बारे में? तो ग्वालियर के थे। मध्य प्रदेश में जो ये प्रशस्तियाँ पाई गई थी, तो वहाँ जो प्रशस्तियाँ पाई गई थी किसके बारे में है? तो प्रतिहार नरेश के बारे में नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र प्रदेश, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है कि राजा उनके आगे भी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। इनके प्रशस्तियों के बारे में लिखा गया। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी बनवासी, तुरुस्क यानी तुर्क, बतस्स मतस्स दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। मतलब इनके बारे में जो लिखा गया, यहाँ कितने जगह पे इन्होंने पराजित किया? बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बनवासी में, उत्तर भारत के दोनों राज्यों में, बत्स और मतस्य में। किसने पराजित किया था? तो प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कर्मों का वर्णन किया गया है इस अभिलेख में, अभिलेख प्रशस्तियाँ में। ये प्रशस्तियाँ किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। ये प्रशस्तियाँ कहाँ पाई गई? तो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा लोग जो है ब्राह्मणों को किससे पुरस्कृत करते थे? तो भूमि से। उनको भूमि दान में दिया जाता था। और इनके बारे में ये भी लिखा गया है, राजा लोग जो ब्राह्मणों को भूमि देते थे, उस भूमि का कर नहीं लेते थे। यानी उस भूमि पे जो भी अनाज उपजाएंगे, जो भी टैक्स होगा, टैक्स फ्री होता था। और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, जो कि यहाँ पे लिखा गया। मतलब एक तरह से दस्तावेज मान के चलें, अभी जैसा दस्तावेज इस ताम्रपत्र में लिखा हुआ होता था। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा गया। ये इस ताम्रपत्र जो लिखा गया है, थोड़ा संस्कृत में है, थोड़ा तमिल में है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक दशक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। भूमि जो दान में दिया गया था ब्राह्मणों को राजा के द्वारा, उनका उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्थर जुड़े हुए हैं, यानी ये जो कड़ियाँ दिख रही है आपको, जिन कड़ियों से ये पत्थर जुड़े हुए हैं, उन पर राजसी मुहर लगी है। इस कड़ियों पे जो है एक मुहर लगी है, जिसका नाम है राजसी मुहर। यह मुहर जो लगा हुआ है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। उस पर जो मुहर लगा है, यह इसलिए लगा है कि उस पर मुहर इसलिए लगा कि यह एक प्रमाणित दस्तावेज है। ठीक है, भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था, चलिए देख लेते हैं। ब्राह्मणों को भूमि के साथ साथ जो है क्या क्या दिया जाता है, जाता था, एक मिनट। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। अब यहाँ से देखेंगे, हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें है, देखिए क्या क्या है। फलदार वृक्ष है, पानी, भूमि, बगीचे और फलोदान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बौवी चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अन्नागार, मछलियों का तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। मतलब ये ज़मीन जिसको भी मिलता है, उस ज़मीन का कर उनको मिलता है। उनका उपज जो भी उनसे बेनिफिट होगा उनको मिलेगा, वो कर मुक्त होता था ज़मीन। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है। वो जो है बड़े कमरे भी बना सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है।
जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। देख लीजिए जो जो मिलता था, क्या क्या दिया जाता था यहाँ पे सारा दिया। उम्मीद करते हैं आप पे कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगर जो भी डाउट हो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ यूट्यूब पे भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई दूंगा आप लोग को। देखिए 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया। 12वीं शताब्दी में जो है एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। ध्यान में रखेंगे, बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें किस पे शासन करने का, यानी कश्मीर पर शासन करने वाले राजा का इतिहास दर्ज है। उसके बाद जो है किसके ये लिखा किसने है, तो इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। इसे इतना ध्यान में रखेंगे। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शनियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। परिशिष्टों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। देखिए धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कन्नौज के बारे में, कन्नौज नगर यानी कहने का मतलब जो भी करते थे क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, किस लिए करते थे, धन के लिए, अपना एरिया बढ़ाने के लिए। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, कन्नौज नगर में देखिए किस, यहाँ देखिए गुर्जर प्रतिहार, देखिए एक मिनट जस्ट ए सेकंड। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, जिसके बारे में मैं आपको अध्याय शुरू करने जिस टाइम किया उस टाइम बताया था कि आगे चर्चा करेंगे। देखिए आ गया, गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये तीनों किसके लिए लड़ाई करते थे, बस एक ही चीज़ के लिए। किसके लिए, तो कन्नौज के लिए। कन्नौज में क्या खास था, देखिए वहाँ खास ये था, आगे देखेंगे यहाँ की, वहाँ जो है गंगा नदी के किनारे होने के कारण वहाँ उपजाऊ अच्छी होती थी, मतलब पैदावार अच्छा होता था, और भी सारे दिए गए। इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ भी छोड़े नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अफ़गानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। गजनी का महमूद एक ऐसा ही शासक था। उसमें धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक में हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर आक्रमण किया था। एक मिनट, देखिए कितना बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। ये सब ध्यान में रखेंगे आप लोग। एक मिनट, पेंसिल लेने दीजिए। हाँ, 1000 से 1025 ईस्वी तक हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, यानी जो लूटा धन, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चौहान, जिसे हम लोग बाद में जाके चौहान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चौहान के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा आगे चलते हैं। और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा।
जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चावान वंश के एक शासक जो हुए थे पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। एक मिनट। कौन थे? एक शासक हुए पृथ्वीराज चौहान। इनके पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, दोनों एक ही आदमी है। इन्होंने 1168 से 1192 तक शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। ये जो तराइन का पहला युद्ध के बारे में भी इसे कहते हैं, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। लेकिन दूसरे साल ही 1192 में उसके हाथों कौन हार गया? तो पृथ्वीराज चौहान ने हार गया। अच्छा, ये हारने का कारण एक कहानी है जो कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। पृथ्वीराज की एक पुस्तक है, रासो पुस्तक से में दिया गया है, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी जान लीजिए, कहानी अच्छा है। देखिए, उसमें दिया गया है पृथ्वीराज चौहान जो था, ये तो थे कि किस वंश के थे? चौहान वंश के शासक थे। लेकिन उसी समय जो है चंदेल वंश के जो शासक थे जयचंद, उस समय चंदेल वंश के शासक से जयचंद, उनकी पुत्री का नाम था संयुगिता। तो उनसे ये जो क्या करते थे? तो प्यार करते थे। उनकी कौन थी? गर्लफ्रेंड थी। कौन गर्लफ्रेंड थी? तो संयुगिता गर्लफ्रेंड थी। किसकी? तो पृथ्वीराज चौहान की। तो गर्लफ्रेंड थी। तो चंदेल के जो शासक थे जयचंद को पता चला कि पृथ्वीराज जो है मेरी बेटी से लव करता है या प्रेम करता है। तो उन्होंने क्या किया? स्वयंवर रचाया। सभी राजाओं को आमंत्रित किया वहाँ पे जो है कि मैं अपनी पुत्री का शादी करूँगा। तो पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने क्या किया? उस मीटिंग में जो चल रहा था स्वयंवर, तो वहाँ पे आया और उनकी पुत्री को लेके भाग गया वहाँ से। तो उन्हें क्या हुआ? जयचंद को क्या हुआ? गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या किया? जो मोहम्मद जो गौरी थे, तो पहली बार तो हार गए थे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से। तो उसके पास चला गया जयचंद, उसके पास चला गया कि तुम्हारे साथ पृथ्वीराज चौहान ऐसा ऐसा किया है। उसको मतलब अब देखिए दोनों मिल गया यहाँ से। पृथ्वीराज चौहान को क्या गुस्सा निकालने के लिए मारना चाह रहा था, तो दोनों जाके मिल गया और मिला, उसका साथ दे दिया। तो उसी लिए दूसरे साल जो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। लेकिन साथ देखिए किसने दिया था? साथ दिया था वही जयचंद ने, चंदेल के शासक थे जयचंद ने। और किस लिए दिया था ये तो मैं बता चुका हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। उरेवंश से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियारों को हराकर एक डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निसुम भी सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। ध्यान में रखेंगे ये सब बातें। एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो है चित्र दिया गया है किस वंश के कहाँ है। आप लोग इस चित्र को, मानचित्र को देख सकते हैं, देख लीजिएगा। विद्यालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों में जीता और उसका अपना राज्य क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ता गया। लेकिन इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भव्य मंदिर और काष्ठ मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। एक मिनट,
वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, अगर इसे पढ़ाते तो दो पार्ट में हो जाता है ये। नहीं देखिए, निकाल देते हैं, कोशिश करते हैं आज ही ख़त्म कर देंगे। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर। देखिए, राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा तंजावुर का निर्माण किसने किया था? राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया। और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार है। देखिए, यही है गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। छत जिसकी तरह कम से पतली है, ये चित्र देख लीजिए। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज इन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह खर्च के लिए होती थी। देखिए, इसमें जो भी कुछ ऐसे यहाँ से आप लोग को बताने के लायक है नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ से ये है। एक मिनट, जो भी बताते जा रहा हूँ देखते जाएंगे आप लोग। अंडरलाइन में जो भी करते जा रहा हूँ आप लोग जरूर नोट करेंगे उसे। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग जो है शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। बड़ा नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। आपको जो लगे कि मुझे नहीं आती है, आप लोग उसे नोट कर लें। ज़्यादातर प्रतिमाएं या तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई की देखिए, ये जो चित्र दिया गया चोल के जो है, चोल के काश प्रतिमा है, देखिए चोल वंश के जो है मूर्तियाँ हैं। चोलों, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले, देख लिए एक मिनट, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उड़ीसती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेष चावल की खेती के लिए आवश्यक है, आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर ही इस इलाके में जो है बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना और दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना शुरू हो गया था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और पानी को जो खेतों तक ले जाने के लिए क्या किया जाता है? नहरों का निर्माण। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाइयों के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एक चित्र दिया गया है, ये चित्र है तमिलनाडु का चित्र है, एक जलद्वार का, जो हौज से नदियों की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं इसको बताना जरूरी समझता हूँ। एक मिनट। साम्राज्य का प्रशासन, प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियों को क्या कहा? एक मिनट, यहाँ देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहलाती थी, जो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव को क्या कहा, समूह को क्या कहा जाता था? नाडू। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। देखिए, समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। नाडू कैसे कहा जाता था? पहले देखिए, किसानों की बस्तियों को उड़ कहा जाता था। सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्ध हो गई थी जो खेतियाँ, इस तरह के गांव के समूह को, इस तरह के गांव को समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। और ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। ग्राम परिषद और नाडू क्या करते थे? न्याय करने और प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार, ध्यान रखिएगा, प्रधान जैसे उपाधियां दी गई और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद सौंपे गए। चोल वंश के बारे में दिया गया है, देख सकते हैं।
अच्छा, वहाँ पे एक प्रश्न छूट गया था, अभी ध्यान में आया कि मैं जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, कौन थे? तो चंद्रवरदाई। कौन थे? आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई के ही होशियारी के कारण इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने जो मोहम्मद गौरी को मार दिया था। जबकि इनके दोनों आँख फोड़ दिए थे, फिर भी इन्होंने क्या कर दिया था? उनको मार दिया था। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बताया, सॉरी, मोहम्मद गौरी को बताया कि ये बहुत जानकार आदमी है, इन्हें आप क्यों सजा दे रहे हैं। यहाँ पे जो दिया गया है भूमि के प्रकार के बारे में आप लोग देख सकते हैं। बेलगवाई, जो गैर ब्राह्मण किसान को भूमि दिया जाता था उससे क्या कहते थे? बेलगवाई। और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदे। और सलाभोग किसे कहा जाता था? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को सलाभोग कहा जाता था। देवदान तिरुमट्टकवी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। अपल्लिचदम, जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि को। ये सब नोट रखिएगा आप लोग, किस भूमि को क्या कहा जाता था। सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और एक बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे क्लास हो रही है एनसीईआरटी का सिर्फ सीटेट में ही आपसे पूछा जाएगा। आप लोग अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान का ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख, यानी ब्राह्मण के भूमि के बारे में बताया जा रहा है। जो नगरम के नाम से ज्ञापित हुआ, अक्सर प्रश्न तमिलनाडु को चिंगलू। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अभिलेख और लिखित सामग्री राजस्व वसूला 35, ये आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे उत्तर मेरू अभिलेख के बारे में दिया गया, आप लोग इसे देख लेंगे क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबी हो जा रही है। जो भी था इम्पोर्टेंट मैं इसमें करा दिया हूँ। ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश बंगाल और बिहार दोनों में थे। आप लोग इसे बना सॉल्व कर लेंगे जो भी। अच्छा, इसमें और तो कुछ छूटा नहीं। पाल वंश के बारे में बता दिया, गुज्जर प्रतिहार और ये पाल वंश और गुज्जर राष्ट्रकूट तीनों क्या कहते, कन्नौज के लिए ही लड़ाई करते रहते, इसके बारे में भी बता दिया आपको। चंदेल के वंश के बारे में चर्च नहीं हुआ। इसमें मैं आप लोग को पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बता दी। इस अध्याय में पृथ्वीराज चौहान हो गया, दक्षिण भारत के बारे में भी हो गया, दक्षिण भारत पाल वंश सामंत के बारे में भी हो गया। इसमें जो भी थे मैं आप लोग को सारा करवा दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ। और जो भी ये बॉक्स में दिया रहता है पॉइंट, आप लोग उसे ज़रूर पढ़ें। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। और कक्षा को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, अगर जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे डेली क्विज होता है, जो भी स्टडी मटेरियल होता है वहाँ पे मैं डालता हूँ, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, जो कि और दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।